जय हिंद साथियों। प्रेस के मेंबर हम ना बहुत इलेक्शंस के अंदर बिजी हैं। आज ये मुद्दा जो है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को जो बीजेपी ने लगातार कंप्लेंट्स दी गई, ऑब्जर्वेशंस दी हैं, उसके ऊपर हमारे कांग्रेस प्रेसिडेंट को ईसीआई ने एक लेटर लिखा है। उसके तहत उन्होंने कहा है कि पैरा 20 सेक्शन 9 उन्होंने कहा है, ईसीआई ने ऑब्जर्वेशन दी है, साथ साथ निर्देश भी दिए हैं कि स्टार कैंपेनर्स पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा के समय डिफेंस फोर्सेस के ऑपरेशनल चीज़ों के ऊपर बातचीत नहीं करेंगे। आपके लिए मैं पढ़कर बता सकता हूं कि दे हैव आस्क्ड स्टार कैंपेनर्स टू refrain from indulging in any political propaganda involving activities of defense forces and not to make potentially divisive statements regarding socio-economic composition of defense forces। मोदी जी जब जब फंसते हैं तो वो कोई ना कोई सहारा ढूंढते हैं। पहले वो डिफेंस का सहारा ढूंढते थे, डिफेंस फोर्सेस के पीछे जाकर छुपते थे, और अब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के जरिए एक डायरेक्शंस इशू करवाई गई। इसके साथ साथ मैं आपका ध्यान मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट इसके अंदर मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट फॉर द गाइडेंस ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज एंड कैंडिडेट्स, जनरल कंडक्ट, इसके बारे में पैरा नंबर 2 ये बड़ा क्लियर कहता है, क्रिटिसिज्म ऑफ अदर पॉलिटिकल पार्टीज व्हेन मेड शैल बी confined to their policies and programs, past record and work। तो हम जो बात कर रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ पॉलिसी के बारे में बात कर रहे हैं। हमारी डिफेंस फोर्सेस तीनों सेनाएं सक्षम हैं, बहुत बेहतरीन काम कर रही हैं, हमारे बॉर्डर्स को सेफगार्ड कर रही हैं, नेशनल सिक्योरिटी बहुत बढ़िया है, लेकिन उनके हाथ कमजोर करने का काम मोदी सरकार ने किया है। अग्निपथ जैसी एक योजना लेके आए जिसके तहत वो अनट्रेन्ड सोल्जर्स को देश की सेनाओं में भेजने का काम कर रहे हैं। अग्निपथ योजना एक पॉलिसी है और हम इस पॉलिसी को चैलेंज कर रहे हैं, बार बार उठा रहे हैं। पिछले 1 साल से लगातार हम हर प्लेटफॉर्म पर हर जगह बता रहे हैं कि ये देश की सुरक्षा के लिए हितकारी नहीं है, देश की सेना के लिए, देश के सैनिकों के लिए और देश के युवाओं के लिए हितकारी नहीं है। जब ये किसी की भी हितकारी नहीं है तो ये एक पॉलिसी पैरालिसिस है। इस पॉलिसी को हम चैलेंज कर रहे हैं, करते रहेंगे, और जब 4 जून को हमारी सरकार बनेगी तो हमने अपने न्याय पत्र के अंदर शामिल किया है कि हम अग्निपथ योजना को डिफेंस सेक्शन के अंदर हमने कहा है कि कांग्रेस अग्निपथ योजना को खत्म कर देगी। हमारे सभी स्टार प्रचारक इसी बात का जिक्र हर जगह, हर प्लेटफॉर्म पर कर रहे हैं कि ये योजना, ये स्कीम, ये पॉलिसी सुरक्षा के लिए, सैनिकों के लिए, सेनाओं के लिए सही नहीं है, इसलिए इसको जाना होगा और इसको खत्म करना होगा। ये हमारे उस समय के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल नरवाने ने
अपनी किताब के अंदर इसका जिक्र किया है और कहा है कि अग्निपथ योजना हमारे सबके लिए, तीनों सेनाओं के लिए ये शौक के तौर पर आया था। इसका मतलब ये योजना सेनाओं से या उनसे पूछकर लागू नहीं की गई थी। ये योजना प्रधानमंत्री कार्यालय में आनन फानन में बनाई गई और उसको लागू किया गया। तो ये एक पॉलिसी है, ऑपरेशनल एक्टिविटी नहीं है। ये मैं आप लोगों को सबको इस बारे में बताना चाहता हूं कि ऑपरेशनल एक्टिविटी क्या होती है। हमारी फोर्सेस काम कर रही हैं और उनके ऊपर हम टिप्पणी करें, उनके ऑपरेशंस का फायदा उठाएं या फिर हम उनके ऑपरेशंस के नाम पर वोट मांगे। और यह काम हमारे मौजूदा प्रधानमंत्री मोदी जी ने 2019 के इलेक्शन के अंदर बाखूबी किया, जब पुलवामा में हमारे 40 जवान शहीद हुए थे और उसके बाद बालाकोट के अंदर स्ट्राइक की गई थी। तो मोदी साहब ने चुनावी रैलियों के अंदर कहा कि फर्स्ट टाइम वोटर्स के वोट क्या हमें मिल सकते हैं, क्या उन शहीदों के नाम हो सकते हैं, क्या पुलवामा के शहीदों के नाम हो सकते हैं या फिर बालाकोट की स्ट्राइक के नाम हो सकते हैं। ये वीडियो मैं आपको दिखाना चाहूंगा, आपकी यादों को तरोताजा करना चाहूंगा। मोदी जी ने 2019 की चुनावी रैलियों के अंदर ये वीडियो लगातार अपनी चुनावी रैलियों में कहा था। क्या आपका पहला वोट पाकिस्तान के बालाकोट में एयर स्ट्राइक करने वाले वीर जवानों के नाम समर्पित हो सकता है क्या? मैं मेरे फर्स्ट टाइम वोटर से कहना चाहता हूं कि आपका पहला वोट पुलवामा में जो वीर शहीद हुए, उन वीर शहीदों के नाम आपका वोट समर्पित हो सकता है क्या? मैं फर्स्ट टाइम वोट। तो साथियों, ये है सेनाओं के काम करने के ऊपर आप वोट मांगते हैं, उनकी एक्टिविटीज के ऊपर वोट मांगते हैं। हमारी देश की सेनाएं 1947 से लेकर आज तक 1948 में, 62 में, 71 में, कारगिल युद्ध के अंदर सब जगह बेहतरीन प्रदर्शन करते रहे, कभी उसके ऊपर वोट नहीं मांगे गए। लेकिन आज मोदी जी फंस गए हैं, उनके पास इस अग्निवीर योजना लाने का कोई भी तर्क नहीं है। ग्रामीण इलाकों के अंदर सब जगह उनके स्टार प्रचारकों से पूछा जा रहा है कि आपने अग्निवीर योजना क्यों लाए। तो आज उनके पास तोड़ नहीं है, एक भी लाभार्थी नहीं है उनके पास। हर योजना का लाभार्थी दिखाते हैं लेकिन इस योजना का कोई लाभार्थी नहीं है। तो मोदी जी आप फंस चुके हैं। इसके साथ साथ जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है और ईसीआई की गाइडलाइंस, वो कहती हैं कि हम न्यू पॉलिसीज के बारे में बात कर सकते हैं, हम होप आगे आने वाले समय में क्या करेंगे उसकी होप के बारे में बात कर सकते हैं। तो हम अपने देश की सेना को, सुरक्षा को और युवाओं को और सैनिकों को यह होप देना चाहते हैं कि कांग्रेस पार्टी 4 जून को सरकार बनाएगी तो अग्निपथ योजना को रद्द करेगी और अग्निपथ योजना के तहत जो हमारे अग्निवीर हैं उनके लिए कोई ना कोई स्थायी प्रबंधन का काम करेगी और इसके अलावा पुरानी भर्ती प्रक्रिया उसको लागू करेगी। तो साथियों, हमारे को सबको यह जानना जरूरी है कि अग्निपथ योजना जो है ये देश की सुरक्षा के लिए डैमेजिंग है। इसने हमारे देश में 2 तरह के क्लासेस
फौज के अंदर, यूनिफॉर्म के अंदर पैदा कर दिए हैं, जिसको हम बोलते हैं हैव्स और हैव नॉट्स। कुछ वंचित जो अग्निवीर हैं और कुछ लोग वो जो रेगुलर सैनिक है, जो शहादत के समय पे उनको सब चीज मिलेगी। दो तरह के सैनिक, एक सैनिक जिसकी सैलरी 21,000 दिल्ली के मिनिमम वेज 22,000 है, उससे भी कम क्या उम्मीद रखते हैं उससे? और 4 साल की नौकरी, 17 साल में भर्ती, 21 साल में रिटायर। ज्यादा से ज्यादा उम्र सीमा 21 साल की है, 21 साल में भर्ती और 25 साल में रिटायर्ड। तो ये हमारी ऑपरेशनल प्रिपेयर्डनेस, ऑपरेशनल एफिशिएंसी, ऑपरेशनल एफिकेसी, उस सारी चीज के खिलाफ है, हमारे देश की सुरक्षा को कमजोर कर रही है। जो 4 साल का सैनिक होगा, 6 महीने की बेसिक ट्रेनिंग होगी, उसके बाद 6 महीने की छुट्टियां, 3 साल के अंदर वापस उसका काम होगा, और फिर उसके बाद सरकार ने आज तक, जब ये अग्निपथ योजना लाए थे, कहा था कि इनको किसी ना किसी तरह से 4 साल के बाद कहीं ना कहीं पे नौकरी दी जाएगी। लेकिन आज तक 1 साल से ज्यादा हो गया है, हमारे जो अग्निवीर सेना में शामिल हो चुके हैं, काम कर रहे हैं, लेकिन उनका भविष्य आज भी अंधकार में है। यह नहीं मालूम कि उनको कहां कहां पे एब्जॉर्ब किया जाएगा। आज तक सरकार का कोई नोटिफिकेशन नहीं है कि 25% को एब्जॉर्ब किया जाएगा, 75% का क्या होगा? हमारे देश में रेगुलर सैनिक के तौर पे 75,000 हर साल भर्तियां होती थी, उसको कम कर कर इन्होंने 46,000 कर दिया। और अग्निवीर भर्ती कितने हुए? 40,000। और 40,000 में से 5,000 छोड़कर चले गए तो 35,000 बचे। तो साथियों, आज ये हालात हैं कि हमें 2.5 फ्रंट बैटल लड़नी पड़ रही है। पाकिस्तान का 1400 किलोमीटर का बॉर्डर, 3800 किलोमीटर का चाइना का बॉर्डर, 6500 किलोमीटर की समुद्री सीमाएं, और उसके बाद इंटरनल सिक्योरिटी। हमें रेगुलर सैनिक चाहिए देश की सुरक्षा को चाक और चौबंद रखने के लिए। हमें 4 साल के सैनिक नहीं चाहिए जिनका भविष्य भी अंधकार में है। जब सैनिक सरहद पर खड़ा होता है तो उसको मालूम होता है कि मैं देश के लिए कुर्बान हो रहा हूं, तो मेरे पीछे मेरा देश, मेरे परिवार का, मेरे बच्चों का, सबका ध्यान रखेगा। और अग्निवीर जब शहीद होता है तो अग्निवीर के शहीद होने पे सिर्फ मात्र 4 साल तक उसको पूरी सैलरी मिलती है, और उसके बाद कुछ भी नहीं। ना पेंशन है, ना ग्रेच्युटी है, ना एक्स सर्विसमैन का बेनिफिट है, ना शहीद का दर्जा है, और तमाम तरह के जो बेनिफिट एक रेगुलर सैनिक को दिए जाते हैं वो नहीं है। और रेगुलर सैनिक को 15 साल तक लगातार तनख्वाह मिलती है, परिवार को फुल सैलरी, फिर पेंशन, फिर ग्रेच्युटी, एक्स सर्विसमैन का दर्जा, शहीद का दर्जा, शिक्षा में बहुत सारे बेनिफिट्स, और तमाम और तरह के जितने भी बेनिफिट्स रोजगार के लिए या किसी भी चीज के लिए, परिवार के लिए, पूरा देश उसके लिए खड़ा है। तो साथियों, जो ये इन्होंने 2 हिस्से हमारे देश के कर दिए हैं, हमारे सैन्य के 2 हिस्से कर दिए हैं, हैव्स और हैव नॉट्स, उसके बारे में आप सबको बहुत अच्छी तरह से जानकारी है। और इस रिड्यूस्ड इनटेक की एक और स्टोरी आपको बता दूं कि जिस तरह से 2019 और 22 के बीच में हर साल 75,000 सैनिक आने चाहिए थे, वो नहीं आए। उनकी भर्तियों को रद्द कर दिया गया, अग्निपथ योजना को ले आए, और 1.5 लाख बच्चे जो सिलेक्ट हुए थे उनको अग्निपथ के नाम पे उसको बाहर कर दिया गया। और जब बाहर कर दिया तो वो 1.5 लाख बच्चे आज लड़ाई लड़ रहे हैं। कांग्रेस पार्टी उनकी लड़ाई लड़ रही है, जय जवान कैंपेन उनके लिए चला रही है। और उसके लिए हमने कहा है कि उन 2019 से लेके और 22 के बीच में जो भर्तियां हुई थी, उन सबको हम उनका भर्ती प्रक्रिया को कंप्लीट करेंगे। हमने सड़क से संसद तक उनकी लड़ाई लड़ने का वायदा किया था कांग्रेस पार्टी ने, जननायक हमारे राहुल गांधी जी ने। तो हम
सड़क पे भी उनके साथ लड़ाई लड़ी, आप सबने देखा। और उसके साथ साथ हमने संसद में बहुत उठाने का काम किया, जय जवान कैंपेन चलाई, और उसके बाद हम कोर्ट के अंदर लीगल बैटल भी इसके लिए लड़ रहे हैं। तो साथियों, एक और जो बात बीच में आई थी कि शायद जब ये योजना लेके आए थे तो उसमें पैसे की कमी करना चाहते थे, कटौती करना चाहते थे। आपको मालूम होगा कि हमारे देश ने 4 लड़ाइयां लड़ी हैं और उस समय हमारे इकोनॉमी आज की तरह उतनी मजबूत नहीं थी, बजटरी प्रोविजंस उतने नहीं थे। लड़ाइयां भी लड़ी, मॉडर्नाइजेशन भी किया, टैक्स भी नए लेके आए, जहाज भी लेके आए, मिराज लेके आए, मिग 29 लेके आए, तमाम तरह के अलग अलग जहाज लेके आए, शिप्स लेके आए, फ्लीट कैरियर लेके आए, रेडार्स बनाए, डेवलपमेंट के लिए पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स को क्रिएट किया, एक स्पेस वॉरफेयर के प्रोग्राम्स लेके आए, मिसाइलें डेवलप की, पृथ्वी अग्नि लॉन्ग रेंज मिसाइल, 10-10 हजार किलोमीटर की मिसाइल, न्यूक्लियर मिसाइल्स डेवलप की। और तब भी हमारी सेना रेगुलर सैनिक थे, बजटरी प्रोविजंस की कोई कमी नहीं थी, मॉडर्नाइजेशन लगातार चल रही थी। और आज इस न्यू इंडिया में एक नई चीज देखने को आई है कि शायद ये पैसा बचाना चाहते हैं। पैसा बचाने के लिए अग्निपथ योजना देश की सेनाओं के ऊपर थोपी गई थी। तो क्या मोदी जी, आपकी सरकार के पास देश की सुरक्षा के लिए और देश को सुरक्षित रखने के लिए, सेना पे खर्च करने के लिए आपके पास बजट नहीं है? आप तो ट्रिलियन इकोनॉमी की बात करते हैं, लेकिन आप अगर मॉडर्नाइजेशन के लिए कहते हैं पैसा नहीं है, उसके लिए हम जो है 4 साल के मात्र सैनिक लेके आना चाहते हैं, हम पेंशन और ग्रेच्युटी और इस सारी चीज को बचाना चाहते हैं, तो ये गलत कॉन्सेप्ट है। ये पॉलिसी ही बुनियादी तौर पे गलत है, इसलिए हम इस पॉलिसी के बारे में हर जगह जिक्र कर रहे हैं, कह रहे हैं कि ये पॉलिसी देश के लिए सही नहीं है, तो इसको पॉलिसी को जाना पड़ेगा। तो आप लोगों को एक और चीज बताना चाहूंगा, जहां तक बात है ट्रेनिंग की, क्योंकि ट्रेनिंग कम हो रही है। हमारे अभी तक 11 अग्निवीर शहीद हो चुके हैं, और 11 अग्निवीर जो शहीद हुए हैं पिछले 1 साल में, 1 साल से भी कम समय में, उनमें से 7 लोग ऐसे हैं जिनकी संदिग्ध हालातों में मौत हुई है। संदिग्ध हालात का मतलब कि शायद गोली लगने से हुई है, लेकिन शायद वो सुसाइड हो सकते हैं या कोई और चीज हो सकती है। जब आप फौज की ट्रेनिंग को छोटा कर देंगे, 1.5 साल बेसिक ट्रेनिंग होती है, मेंटली रोबस्ट सोल्जर तैयार करते हो, फिजिकली रोबस्ट सोल्जर तैयार करते हो, ऑल वेदर सोल्जर तैयार करते हो, तो उसके अगर ट्रेनिंग को कम कर देंगे तो हो सकता है कि वो मेंटली उतना रोबस्ट सोल्जर तैयार ना कर पाओ, जो कि देश की सुरक्षा के लिए तकलीफदेह है। और इसीलिए सेना ने एम्प्लॉयबिलिटी रेस्ट्रिक्शंस निकाली कि हमारे देश के जो अग्निवीर हैं उनको, क्योंकि वो फुली ट्रेन नहीं है, तो इसलिए हम उनको ऑल वेदर सैनिक के तौर पे इस्तेमाल नहीं कर सकते, इंडिपेंडेंटली कहीं अकेले डिप्लॉय नहीं कर सकते, हार्श कंडीशंस में नहीं डिप्लॉय कर सकते, और सेंसिटिव लोकेशंस के अंदर नहीं डिप्लॉय कर सकते। तो ये कैसे सैनिक हम तैयार कर रहे हैं? और अब जो फीडबैक आ रहा है, अभी आपने देखा होगा रिसेंटली, अगर आप लोग फॉलो कर रहे हैं, तो सेनाओं ने कहा, सेनाओं के बीच में से बात आई कि एक सर्वे किया जाए कि इनकी ट्रेनिंग का ऑडिट हो, ट्रेनिंग कैसे हो रही है, क्या हम जो चाहते थे वैसे हम सैनिक तैयार कर पा रहे हैं, क्या इनटेक ठीक हो पा रहा है, क्या, और तमाम तरह की समस्याओं को लेकर एक इवैल्यूएशन के लिए सर्वे किया जा रहा है। यह सर्वे इस स्कीम को लाने से पहले करना चाहिए था, पायलट प्रोजेक्ट करना चाहिए था, जो उन्होंने नहीं किया।
हमारी देश की सेनाओं पे पहले अग्निपथ जैसी योजना ये थोप दी जो सेनाओं ने नहीं मांगी थी। और आज आप 1 साल के बाद, क्योंकि समस्याएं यूनिटों में आ रही हैं, समस्याएं आ रही हैं, तो अब उसके ऊपर सर्वे करना चालू कर रहे हैं। और अब एक और नई चीज इन्होंने ऐड की है कि जो जवान हमारे भर्ती होंगे उन जवानों का साइकोलॉजिकल टेस्ट भी किया जाएगा। तो ये तमाम तरह की चीजें हैं जो आप सब लोगों के बीच में लेके जानी चाहिए। तो साथियों, जहां तक बात है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की, उन्होंने जो डायरेक्शंस दी हैं हमको, उनको पूरी तरह से फॉलो करते हुए सेनाओं के कार्य के ऊपर, कार्यक्रम के ऊपर, सेनाओं के काम करने के तौर तरीके के ऊपर, ऑपरेशनल प्रिपेयर्डनेस के ऊपर या उनकी एक्टिविटीज के ऊपर हम कोई बात नहीं करते हैं। लेकिन पॉलिसी बनाना लेजिस्लेचर का बेसिक काम है, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड ड्यूटी है। तो ये पॉलिसी प्रोविजंस का मैटर है, इसलिए हम इसको लगातार, इस बात को, इस पॉलिसी को, अग्निपथ को की पॉलिसी को उठाते रहेंगे। और जो पॉलिसी देश की हितकारी नहीं है, सुरक्षा की हितकारी नहीं है, सेना की हितकारी नहीं है, तो उसको हमने स्क्रैप करने का, खत्म करने का फैसला किया है। और इस फैसले के साथ हम अडिग हैं, देश की सेनाओं के साथ हैं, देश के सैनिकों के साथ हैं, और उनके काम और जुनून उसको सलाम है। धन्यवाद। पॉलिसी पैरालिसिस का आपने जिक्र किया, तो यूपीए 2 की सरकार में एबीपी न्यूज ने एक बड़ा खुलासा किया है जिसमें कहा है कि वक्त पर फैसला नहीं लेने की वजह से ब्रह्मोस मिसाइल के निर्यात में जो है वो देरी हुई थी, नहीं हो सका था। मोदी सरकार के आने के बाद ब्रह्मोस मिसाइल के निर्यात जो है वो हो पाया। इसके जो खुलासे में बात सामने आई है कि 2014 में मोदी सरकार बनने से पहले फिलीपींस के दौरे पर जा रही ब्रह्मोस एरोस्पेस की टीम को रोका गया। 2011 में विदेश सचिव ने कहा कि जब तक निर्यात नीति नहीं बनती तब तक ब्रह्मोस के निर्यात पर बातचीत नहीं होगी। और 2010 में नई दिल्ली में मौजूद थी उस वक्त इंडोनेशिया की टीम जो ब्रह्मोस एरोस्पेस का दौरा करना चाहती थी, वो भी नहीं करने दिया। देखिए, ब्रह्मोस मिसाइल ये पूरी तरह से इंडिजिनस मिसाइल है और इसका प्रोडक्शन तकरीबन 2004 के अंदर शुरू हो गया था। और सबसे पहले जो मिसाइल्स की जो हमारी ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट है उसको पूरा किया गया, प्रोडक्शन कैपेसिटीज को एनहांस किया गया। और उनको एक दिन में मिसाइल बनाना कोई छोटी बात नहीं है। मैं खुद पृथ्वी मिसाइल का स्पेशलिस्ट हूं। पृथ्वी के साथ अग्नि शुरू हुई, साथ में हमने इंडिजिनस तौर पे ब्रह्मोस का काम शुरू किया। लेकिन ब्रह्मोस मिसाइल बनाते बनाते हमें पहले अपनी ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट को कंप्लीट करना था, निर्यात की पॉलिसी बनानी थी। आपको जानकर हैरानी होगी, जिस न्यू इंडिया के अंदर जिक्र करते हैं मोदी जी, कहते हैं मेक इन इंडिया 2016। ये मेक इन इंडिया डिफेंस प्रोक्योरमेंट मैनुअल 2006 में पहली बार बनाया गया था। और उसके अंदर कहा गया था कि कोई भी चीज हम बाहर से खरीदते हैं या बनाते हैं देश में, तो उसके लिए डिफेंस प्रोक्योरमेंट मैनुअल के अंदर कैटेगरी डिफाइन की। एक कैटेगरी बाय ऑफ द शेल्फ, हम खरीदेंगे कुछ सामान, और एक बाय एंड मेक कैटेगरी, जिसके अंदर कुछ, जैसे रफेल जहाज थे वो 126 हमने खरीदने थे, 16 जहाज फुली कंडीशंस में, फिर उसके बाद सीकेडी कंडीशंस के अंदर, और बाकी हमारे एचएएल के अंदर बनने थे 126 जहाज, जिनको इन्होंने फुली कंडीशन चेंज करके 2015-16 के अंदर इनको चेंज करके पूरी फुली फिनिश्ड कंडीशन में 36 जहाज ये खरीदने का काम करे। टेक्नोलॉजी कहाँ आई? टेक्नोलॉजी ऑफ ट्रांसफर नहीं हुआ हमें। ये 2006 का जो डिफेंस प्रोक्योरमेंट मैनुअल जो बनाया गया था, उसके अंदर टेक्नोलॉजी को ट्रांसफर करने के लिए अलग अलग कैटेगरी बनाई गई थी। और उसके बाद हमने फॉरेन पॉलिसी, उससे पहले 2006 से पहले हमारा देश
सैनिक इक्विपमेंट प्रोक्योर किया करता था, बाहर से लेके आया करते थे। 1980s में 82 के अंदर हमारा इंटीग्रेटेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम चला, जिसके तहत हमने मिसाइल डेवलपमेंट की, अलग अलग अग्नि, नाग, पृथ्वी, आकाश, ये मिसाइल्स, सरफेस टू सरफेस, टैंक वॉरफेयर के लिए एयर टू एयर मिसाइल्स, ये हमने डेवलप की। वो डेवलपमेंट स्टेज थी और हम मैन्युफैक्चरिंग कर रहे थे। वो था मेक इन इंडिया असली, डिफेंस पीएसयूज को हम तगड़ा कर रहे थे। और उसके बाद जब हमारी ऑपरेशनल प्रिपेयर्डनेस की रिक्वायरमेंट्स कंप्लीट हो रही थी, तो हमने 2006 के बाद प्रोक्योरमेंट मैनुअल से जो भी सामान उसके बाद आया, उसका 30% ऑफसेट में हिंदुस्तान में बनता था और उससे टेक्नोलॉजी की ट्रांसफर होती थी। तो इस तरह करके हमने टेक्नोलॉजी को एब्जॉर्ब किया है। और उसके बाद जब हमारी ऑपरेशनल प्रिपेयर्डनेस की रिक्वायरमेंट कंप्लीट होती चली गई 2009 में, 10 में, तो फिर हमने कहा कि हम आज डेवलप्ड कंट्रीज की तरह, रशिया की तरह, अमेरिका की तरह हम निर्यात भी कर सकते हैं, हथियारों का निर्यात कर सकते हैं। हमने बर्मा के पास भी भेजा, हमने फिलीपींस के पास भी भेजा। और ये ब्रह्मोस मिसाइल वाला जो आपने सवाल पूछा है, ये भी निर्यात की पॉलिसीज हमारी, कई लेवल ऑफ डिस्कशंस, टॉक्स हुई है, उसके बाद जाके ये ब्रह्मोस की पॉलिसी और निर्यात पॉलिसी जो है वो बनी है। Pakistan. What do you have to say on this? जिस कांग्रेस पार्टी की आयरन लेडी इंदिरा गांधी जी ने यूएस के प्रेसिडेंट निक्सन के सामने कहा कि हम अपनी सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए फैसले हम अपने आप लेंगे, आपके थोपे हुए फैसले नहीं लेंगे, उस समय भारत की डिफेंस फोर्सेस आज की तरह मॉडर्न नहीं थी। उसके बावजूद उन्होंने फैसला लिया, 1971 के अंदर फैसला लिया। मार्च में उन्होंने ये फैसला लिया, मार्च 1971 के अंदर। और पाकिस्तान में उस समय चुनाव हो रहे थे। 26 मार्च 1971 को पार्लियामेंट का उनका फैसला हुआ। शेख मुजीबुर रहमान, वो बांग्लादेश के प्रधानमंत्री, पाकिस्तान के ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान दोनों के प्रधानमंत्री बनने जा रहे थे, लेकिन क्योंकि वो बांग्लादेश ईस्ट पाकिस्तान के थे, उनको नहीं बनने दिया। तो ऐसे में जो हालात पैदा हुए, एक मुल्क के दो टुकड़े करने वाला आज तक 1947 के बाद से आज तक कोई मुल्क नहीं हुआ है। अमेरिका, रशिया, चाइना, किसी ने एक मुल्क के दो टुकड़े करके दो देश नहीं बनाए। ये काम हमारी डिफेंस फोर्सेस ने, हमारी आयरन लेडी इंदिरा गांधी जी के नेतृत्व में किया। जनरल सैम मानेकशॉ हमारे फील्ड मार्शल बने उसके बाद। और आपको यह भी बताना चाहता हूं कि 1971 की जो वॉर थी, वो मिलिट्री हिस्ट्री की सबसे बड़ी सर्जिकल स्ट्राइक थी, जिसके अंदर एनिमी पोजीशंस के पीछे जाकर ढाका को पूरी तरह से पैरा ड्रॉपिंग करके, टैंक ड्रॉपिंग करके और बहुत सारे तमाम हथियार को ड्रॉप करके हमने ढाका को घेर लिया। और 93,000 फोर्सेस, उनको तो यह भी नहीं मालूम कि 90,000 थे या 93,000 थे। 93,000 सोल्जर्स को हमने वहां पे सरेंडर कराया। जनरल नियाजी थे पाकिस्तान के ईस्ट आर्मी कमांडर। तो मोदी जी ने जिस तरह से कई बार कहा कि 15 लाख आएंगे, 2 करोड़ नौकरियां देंगे, ओआरओपी देंगे, देश की सुरक्षा को चाक चौबंद करेंगे, कर दिया चाक चौबंद, कॉन्ट्रैक्चुअल आर्मी ले आए। तो मोदी जी की बातों के ऊपर अब देश विश्वास करना छोड़ चुका है और जुमलेबाजी नहीं चलेगी। लोग आपसे असल मुद्दों के ऊपर बात करना चाहते हैं, महंगाई के ऊपर बात करना चाहते हैं, रोजगार के ऊपर बात करना चाहते हैं। आप
जाकर दुनिया को झूठ बोलकर बरगला नहीं सकते। मोदी जी, आपका समय खत्म हो चुका है। Congress is divided between two camps, especially in Haryana. हरियाणा के लोगों ने फैसला कर लिया है। हरियाणा के लोग चुनाव लड़ रहे हैं। कांग्रेस पार्टी के फेवर में लहर है और आप 4 जून को देख लीजिएगा, जब फैसला आएगा तो सबके जो टीका टिप्पणियां सब बंद हो जाएंगी। कांग्रेस पार्टी 10 की 10 सीट जीतने जा रही है। मैं पिछले कई दिनों से हरियाणा के एक एक लोकसभा क्षेत्र के अंदर जाकर मैंने प्रचार किया है, सैनिकों के, पूर्व सैनिकों के प्रोग्राम किए हैं। और ये जो अग्निपथ योजना और हमारे जो 5 गारंटियां हैं, ये जंगल की आग की तरह फैल चुके हैं, हर घर के अंदर प्रोलिफरेट कर चुके हैं। और एक ही मत बाहर निकल कर आ रहा है कि कांग्रेस पार्टी को 10 की 10 सीटें जिताकर भेजनी है। तो ये बीजेपी और बाकी लोग कुछ भी कह सकते हैं, इन फाइटिंग की बात कर सकते हैं और बहुत सारी बातें कर सकते हैं, लेकिन उनका हरियाणा से जाना तय है। क्वेश्चन कर रहे हैं, देशभक्ति को क्वेश्चन कर रहे हैं, जबकि वो कहती है कि सबसे बड़ी चैंपियन जो है देशभक्ति की वही पार्टी है, वो अग्निवीर। जितने भी आपने बातें कही अभी, तो यू आर जस्ट पुटिंग क्वेश्चन मार्क ऑन द देशभक्ति ऑफ रूलिंग पार्टी। जी, मोदी जी का राष्ट्रवाद, मोदी जी का देश प्रेम, मोदी जी का सेना के प्रति जो प्रेम है, वो सिर्फ यूनिफॉर्म पहनकर दराज में, कारगिल में, सियाचिन में जाकर उनके साथ चाय पकौड़ा खाने का या उनके साथ खड़े रहने का है। लेकिन जब वो वापस आते हैं, आपको याद होगा, आपको याद दिलाना चाहूंगा, 29 सितंबर 2017 को उड़ी में जो अटैक हुआ था, उसके खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक की गई थी। और 30 सितंबर को वापस आकर मोदी जी ने सबसे पहला काम किया था, डिसेबिलिटी पेंशन को खत्म करने का काम किया था। मात्र एक दिन बाद। यह उनका देशभक्ति है, यह उनका सेना का प्रेम है। उसके बाद हम लोगों ने प्रोटेस्ट किया, वापस लेना पड़ा उनको। लेकिन अब फिर दोबारा से 6 महीने पहले उन्होंने दोबारा से अटेम्प्ट किया कि जो डिसेबिलिटी पेंशन है उसको दोबारा से खत्म करने का काम किया। उसको डिसेबिलिटी पेंशन के डिसेबिलिटी एलिमेंट को इंपेयरमेंट रिलीफ बना दिया, टैक्स के दायरे में ले आए। 70 साल से जो काम नहीं हुआ, उसको, हमारे सैनिकों को डिसेबिलिटी पेंशन जो मिलती थी वो टैक्स फ्री मिलती थी, उसको टैक्स के दायरे में ले आए, पहली बार लेके आए, खत्म करने का काम किया है। तो ये उनका राष्ट्र प्रेम है। अगर उनका राष्ट्र प्रेम होता तो क्या वो देश में 4 साल के सैनिक लेके आते? चाइना ने हमारा 20,000 स्क्वायर किलोमीटर का जो डीमिलिटराइज जोन है, उसके ऊपर अनऑथराइज ऑक्यूपेशन कर चुके हैं। और 22 लेवल की जो टॉक्स हैं मिलिट्री कमांडर लेवल की, वो हो चुकी है। लेकिन मोदी जी ने अभी तक, या बीजेपी की सरकार ने, उसको एवेक्ट कराने के लिए अभी क्या एक्शन लिया है? पॉलिटिकल पैरालिसिस है। ये सेना का नहीं है। ये डीमिलिटराइज जोन वो जोन है, 10 किलोमीटर का जोन है, जिसके अंदर ग्रेजिंग लैंड्स भी हैं, जिसके अंदर हम भी जा सकते हैं, वो भी पेट्रोलिंग करते हैं। लेकिन अब वहां कोई स्ट्रक्चर्स नहीं खड़े हो सकते। अब ऐसा हुआ है, मोदी जी के पहली बार मोदी जी की सरकार में, इनके न्यू इंडिया में, स्टैंड अप इंडिया में, कि वो डीमिलिटराइज जोन को आकर चाइनीज काफी एरिया को ऑक्यूपाई कर चुके हैं। हमारी सेनाएं सक्षम है। अगर पॉलिसी ये बनाए तो हमारी सेनाएं, जिस तरह से उन्होंने डोकलाम में
चाइनीज को रिपल्स कर दिया था, बाहर निकाल दिया था, गलवान में उनको बाहर निकाल दिया था। तो ऐसे ही वो बाकी इलाके 20,000 स्क्वायर किलोमीटर के इलाके से